नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति के रंग लेकर मरुधरा की बात में हर शाम 6 बजे हम हाजिर होते हैं। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आने वाले हैं। राजस्थान की हाल ही में उन्होंने एक के बाद एक कई यात्राएं की है। प्रधानमंत्री अब शेखावाटी का रुख करेंगे। कल शेखावाटी के सीकर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा है। और क्या कुछ प्रधानमंत्री के आने से राजनीतिक संदेश मिलेगा और क्या कुछ सीकर की शेखावाटी की झोली में आएगा। आज विस्तार से इसी पर हम हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ सुरेश गर्ग, कांग्रेस से डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, पुष्पा गोस्वामी जो कि डीपीआर डायरेक्टर रही हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, और राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत के साथ और कई सरकारों के साथ उन्होंने काम किया है क्लोजली बहुत, और शेखावाटी से ही आते थे भैरों सिंह शेखावत। अब राजस्थान में शेखावाटी की राजनीति में बहुत बड़े चेहरे नजर नहीं आते हैं। अभी उभरता हुआ नया चेहरा अगर कोई है तो उनका नाम है कांग्रेस के गोविंद डोटासरा। सीकर से ही आते हैं। तो सीकर में एक तरफ प्रधानमंत्री की यात्रा और दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी। आज विस्तार से चर्चा करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जैन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही हमारे साथ इंदिरा चौधरी भाजपा की जो सीकर की अध्यक्ष हैं वो भी जुड़ेंगी। लेकिन शुरुआत में सुरेश गर्ग साहब आपसे करना चाहती हूँ। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वो हमारे पैनलिस्ट से सवाल भी कर सकते हैं। सुरेश जी, कल का कार्यक्रम पहले दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए मीना जी, कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि पूरे भारत के सेवक हैं, वो सीकर के अंदर पधार रहे हैं, शेखावाटी के अंदर आ रहे हैं। जब जब भी मोदी जी राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान की जनता को कुछ ना कुछ सौगात देके जाते हैं। जब दौसा आए थे तो दौसा के अंदर उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था। जब वो आपके नागौर आए थे तो रेलवे का लोकार्पण करके गए थे। और जब वो बीकानेर आए थे तो अमृतसर जामनगर का जो कॉरिडोर है उसका लोकार्पण करके गए थे। तो राजस्थान को जब जब भी मोदी जी राजस्थान में आते हैं तो वो कुछ ना कुछ सौगात देके जाते हैं। तो निश्चित रूप से कल मोदी जी का जब सीकर में आगमन होगा तो वो राजस्थान की जनता को, राजस्थान के किसानों को कुछ ना कुछ सौगात देके जाएंगे। और मोदी जी, देखिए मोदी जी आते हैं तो वो राजस्थान का भला करके ही जाते हैं, करोड़ों रुपए की सौगात करके जाते हैं। तो मैं तो इतना सही कहूंगा कि राजस्थान की जनता के लिए और शेखावाटी के अंदर जो हमारे कार्यकर्ता है उनको संबोधित करने के लिए वो कल पधार रहे हैं। और किसानों से भी उनका संवाद होगा और वहां की जनता से भी उनका संवाद होगा। तो कार्यक्रम की पूरी जानकारी आपके पास नहीं है कल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं में से एक हैं। कल प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे सीकर पहुंचने वाले हैं, लेकिन क्या कुछ कार्यक्रम है वो पार्टी ने, लगता है संगठन को सारा का सारा जो फोकस है वो तैयारियों पर है। आम सभा रैली जो होने जा रही है, कितनी बड़ी रैली की तैयारी है सुरेश गर्ग साहब? तो निश्चित रूप से हमारा जो टारगेट है वो 2 से 3 लाख लोगों को इकट्ठा करने का टारगेट है। लगभग 2 से 3 लाख की जो जनता है वो वहां पर इकट्ठी होगी। और मोदी जी को सुनने के लिए हर जिले से, हर क्षेत्र से आने के लिए आतुर है। वहां की जनता मोदी जी को सुनना चाहते हैं क्योंकि आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं जिनकी 76% रेटिंग है। और जो हर व्यक्ति के लिए, हर आदमी के लिए सर्वमान्य है, वो ला रहे हैं। तो उनको सुनने के लिए सीकर की जनता और वहां के आसपास के एरिया है तो तत्पर है। जी, तैयारियों का जिम्मा किसके कंधे पर है? कौन कौन एक्टिवली कल की रैली में जो है वो बड़ी भूमिका निभा रहा है? सुरेश गर्ग जी। देखिए मीना जी, तैयारी देखिए सबसे ज्यादा तो जिम्मेदारी वहां के जिले की होती है, इसके बाद में प्रदेश की होती है। तो हमारा प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व दोनों मिलकर वहां की तैयारी कर रहे हैं। और जो तैयारी है वो पूर्ण है, सब है। अब तो हम मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं कि कल मोदी जी आए और जनता को संबोधित करें। जनता लालायित है कि अब हमारे शेखावाटी एरिया के अंदर मोदी जी आ रहे हैं तो इनको सौगात देके जाएंगे। और निश्चित रूप से कल मोदी जी आ रहे हैं तो किसानों के लिए कोई इनको सौगात देके जाएंगे। 11 करोड़ किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि है उसका भी उनमें शायद उस ट्रांसफर का वो है। और भी जो भी सौगात है वो निश्चित रूप से कल पता लग जाएगा कि मोदी जी जब आएंगे उसके बाद। जी जी, सुरेश गर्ग साहब, क्या वजह है देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के देश को चलाने वाले सरकार के मुखिया
राजस्थान आ रहे हैं और आप लोगों के पास अभी तक कोई शेड्यूल और कोई इंफॉर्मेशन और कोई घोषणा, कोई ऐलान रैली के अलावा, क्योंकि रैली है कल तो कोई घोषणाओं का तो यहाँ पे वैसे तो सवाल उठता नहीं है, लेकिन हाँ राजनीतिक संदेश देते हैं। बहरहाल मैं आपके पास वापस आऊंगी, तब तक अगर कुछ जानकारी भी आप जुटा लें सुरेश जी तो और अच्छा होगा दर्शकों के लिहाज से। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कांग्रेस भी प्रधानमंत्री की रैली जो है वो कल सीकर में अगर है, और सीकर आप जानते हैं कांग्रेस के लिए काफी अहम कई मायनों में है, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सीकर से ही आते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष की नजर से और कांग्रेस पार्टी के नजरिए से प्रधानमंत्री की रैली होने से सीकर और शेखावाटी में कितना असर, क्या संदेश आप देख पाते हैं कांग्रेस पार्टी? मीना जी, जहां तक राजस्थान की बात है, प्रधानमंत्री शायद 7वीं 8वीं बार राजस्थान में आ रहे हैं और सीकर में आने का जो उनका मुख्य उद्देश्य है कि सीकर में पहले से ही राजस्थान कांग्रेस पार्टी के विधायक अधिकांश कांग्रेस से जीते हुए विधायक हैं और वहां पर पार्टी कमजोर स्थिति में है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर आकर अपनी इस राजनीतिक समीकरण को साधना चाहते हैं। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री आते हैं चुनावी वर्ष में, जब पहले 6 यात्राएं थी तो उसमें कुछ न कुछ उनका मुख्य जो ध्येय रहता है कि वो शिलालेख स्थापित कर जाते हैं। जब भी जिस यात्रा में आते हैं राजस्थान में एक शिलालेख वो गाड़ के जाते हैं, क्योंकि उनका शिलालेखों में बड़ा दिलचस्पी है और जहां जहां भी जो परियोजना होती है वहां शिलालेख लगाकर वो कीर्तिमान बनाने की एक स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि दुनिया के किसी नेता के इतने शिलालेख का स्थापन में नहीं हुआ है जितना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये उनकी एक शैली है और वो आने वाले समय में नेताओं के लिए एक उदाहरण छोड़ना चाहते हैं कि जितना मोदी जी ने देश को दिया, देश को योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, संपन्नता की, तो उनका ध्येय यही है, चाहे वो संसद की बात करो, चाहे भाईवे की बात करो, चाहे रेल चलाने की बात करो। और अगर आप भी उन्हें प्रेम प्यार से कहें कि आप आपके संस्थान का वो उद्घाटन कर दो, वो हरी झंडी से विमोचन कर देंगे, इसलिए ये समस्या उनकी नहीं है। पर जहां तक राजस्थान में इस यात्रा की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो माहौल है और जिस डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, हमारा संस्थान या देश का कोई भी संस्थान, अगर प्रधानमंत्री वहां आकर उस संस्थान को संबोधित करता है या प्रधानमंत्री वहां आकर उस संस्थान में कोई नया शुरुआत करते हैं, कोई शिलान्यास करते हैं, कोई संस्थान मुश्किल ही होगा तो इस अवसर को छोड़ना चाहेगा। दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री इतने काबिल हैं कि वो अपने आप में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री इतने काबिल हैं कि वो हर दिन अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में इस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? मीना जी, पिछले 9 सालों में इस कैबिनेट में जितने मंत्री हैं, एक भी मंत्री का आप मुझे जो रिकॉर्ड उठा के देखें, जिस मंत्रालय का वो कार्यक्रम होता है या वो प्रोजेक्ट होता है उसका मंत्री भी उसमें शामिल नहीं होता। आप समझिए वो इतने आत्म केंद्रित हैं, इतने स्वयं केंद्रित हैं कि वो किसी सिस्टम को अलाउ ही नहीं करते हैं। आप समझिए उनका राजनीतिक ध्येय ये है कि वो इतिहास के पन्नों में किस तरह दर्ज हो, इतिहास में उनका नाम कैसे रहे। आप देखिए कि आज संसद भवन की 50 साल की आयु बाकी है, उसके बावजूद भी उन्होंने संसद भवन का नया भवन खड़ा कर दिया जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। पर ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय हैं जी। ये विषय थोड़ी है अभी का, आज का विषय तो कुछ और। सवाल विषय का नहीं है, सवाल संदर्भ का है। देखिए मीना जी, सवाल संदर्भ का है। मैं उनके उस स्वभाव के बारे में बात कर रहा हूं जिस पर वो काम कर रहे हैं। और जहां तक सीकर आने की बात है, हमारे लिए सबसे बड़ी दिलचस्पी इस यात्रा में यह है कि जिस तरह का मणिपुर में महिलाओं के साथ जो मामला बन रहा है, जिस पर देशव्यापी एक महिला समाज में एक विचारणीय स्थिति बनी है, हमारा मूल उद्देश्य ये हम देखना चाहते हैं कि इस यात्रा में उनकी इन सभाओं में महिलाओं की भागीदारी घटती है या बढ़ती है। हमारा सबसे बड़ा जो दृष्टिकोण है वो देखने का है कि महिलाओं के मामले को लेकर अगर महिलाएं संवेदनशील हैं, महिला इस मसले को लेकर कुछ सोचती हैं, तो उनकी इन सभाओं में महिलाओं की भागीदारी
बढ़ती है घटती है, ये हमारे लिए उत्सुकता का विषय है, क्योंकि सारे देश में ही नहीं दुनिया में आज मणिपुर के मामले को लेकर चर्चा हो रही है। सारा मीडिया जगत, दुनिया भर का मीडिया जगत, देश के विपक्षी दल अब प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब प्रधानमंत्री संसद में नहीं देते हैं, वो संसद के बाहर देते हैं और अपनी संसदीय पार्टी की मीटिंग में बयान करते हैं। लेकिन उन्होंने इस मामले में अभी तक संसद के अंदर बयान नहीं दिया है, जो सारा विपक्ष मांग कर रहा है, देश के लोग मांग कर रहे हैं। चिंता की बात यही है और हमें देखना है कि महिलाओं का रेस्पॉन्स इस रैली में कैसा रहता है। जी, महिलाओं का रिस्पॉन्स कैसा रहता है वो हम देखेंगे, कल की रैली से पता चलेगा। लेकिन आपके लिहाज से सीकर की यात्रा से अगर महिलाओं की संख्या जो है वो कितनी होती है, उससे आप प्रधानमंत्री की यात्रा को जज करेंगे। आपका कांग्रेस का इस संवेदनशीलता का पता लगेगा, इस संवेदनशीलता का पता लगेगा कि महिलाएं उनके बारे में क्या सोचती हैं। और दूसरी बात, सीकर के हमारे अध्यक्ष प्रदेश गोविंद सिंह डोटासरा बहुत ही यशस्वी, बहुत कर्मठ और बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। वो सीकर की राजनीति के कोने कोने को समझते हैं, इसलिए वो भी आप इस रैली को होने दीजिए। उसके बाद उनकी जो प्रतिक्रिया आएगी उसको भी देखिएगा कि वो चुन चुनकर विषय बात करेंगे, जिसके बारे में प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। प्रतिक्रिया आएगी वो तो हम कल चर्चा करेंगे। रैली के बाद क्या प्रतिक्रिया आएगी वो तो हम कल चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, आज तो हम जी मैं कह रहा हूँ ये सब सोचने के विषय होंगे। और आज तो डोटासरा जी का गृह जिला है, इसलिए वो भी अपनी सक्रियता दिखाएंगे। जी, प्रधानमंत्री कल आएंगे। आपने एक मैं आऊंगी सुरेश जी आपके पास। आपने डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आपने एक बात कही कि इतनी सारे मंत्रालयों के, विभागों के कार्यों का शिलान्यास हुआ या उद्घाटन हुआ या एडवर्टाइजमेंट हुआ, वहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री नजर आते हैं और उनकी कैबिनेट के बाकी सदस्य नहीं दिखते हैं। आप राजस्थान के अखबार, राजस्थान सरकार के डीआईपीआर डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया हैंडल्स, ये सब देखते हैं कभी? यहाँ पर कोई मंत्री जी देखते हैं। मंत्री के अलावा विभागीय योजनाओं का उद्घाटन मंत्री मौजूद होते हैं और वो करते हैं, वो भी उसका पार्ट होते हैं। उन्हें कभी इस तरह से अलग नहीं किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने इन कार्यक्रमों में मंत्रियों को शामिल नहीं करते हैं। ये देखने की बात है और आपको देखना पड़ेगा। आप रिकॉर्ड देखिएगा कि इन 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के अन्य मंत्रियों ने कितने कार्यक्रमों का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया या उन्होंने उसके प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। आप बताइएगा कि वो रिकॉर्ड में कोई है या कहीं वो स्थान रखते भी है कि नहीं। रिकॉर्ड बनाना तो आपका काम है, विपक्ष में है आप। हम बताएंगे, हम भी बताएंगे। समय समाप्त होने दीजिए, फिर बताएंगे, आगे देंगे हम आपको। जरूर बताएं, हम स्वागत करेंगे। टीवी चैनल पे आके झूठ नहीं बोले, इस तरह का दुष्प्रचार नहीं करें। कम से कम झूठ तो नहीं बोले कि उनका विभाग का मंत्री नहीं आ रहा, हर डिपार्टमेंट का मंत्री वहां पे आ रहा, झूठ नहीं बोले। सुरेश जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। बीएल संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीकर से, राजस्थान के शेखावाटी इलाके के सीकर जिले में प्रधानमंत्री की यात्रा है और इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे दर्शकों को हम स्थानीय पर्सपेक्टिव भी समझाएं, स्पष्ट करें और वहां के लोगों के नजरिए से आप समझें कि सीकर के लोग कितना इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीएल संतोष जी, सीकर में कैसा रिस्पांस है, किस तरह की जो लोगों की है इस वक्त इंतजार कितना है प्रधानमंत्री की रैली को लेकर, और क्या कुछ लोगों के बीच चर्चा है? सबसे पहले तो मीना जी, न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उनकी रैली को लेकर भाजपा में एक नया उत्साह, एक नया जोश है। कांग्रेस वहां बिल्कुल फूक फूक के कदम रख रही है, रैली के हर एंगल को देख रही है कि किस एंगल से कल जब रैली हो जाएगी तो उसके बाद कांग्रेस को क्या कहना है, क्या सुनना है। जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल भी रहे हैं, वक्तव्य देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, ये सब बातें बात की है। लेकिन फिलहाल अगर प्रधानमंत्री मोदी के रैली की बात की जाए तो लोगों में खासा उत्साह है। जिला ही नहीं, पूरे शेखावाटी बेल्ट में भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। और बता दो कि जितनी उम्मीद लोगों को है या भाजपा को है कि 2 से 3 लाख लोग वहां एकत्रित बने, तो ये संख्या निसंदेह जो तैयारियां है बीजेपी की, घर घर पीले चावल बांटे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा। जैसा कि मैं अभी सुन रहा था
कह रहे थे कि महिलाएं स्वयं हर पंचायत स्तर पर बात करें, हर तहसील स्तर पर बात करें, हर उपखंड स्तर पर बात करें, तो स्वयं जाकर के पीले चावल बांट रही है, जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि कभी नहीं रही है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को किस तरह प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी बात यह है मीना जी कि स्पीकर जहां 7 सीटें कांग्रेस की है, 1 सीट निर्दलीय महादेव सिंह खंडेला जीते हैं और 8 की 8 सीटें कांग्रेस की मानी जाती है, गढ़ माना जाता है। तो कांग्रेस के गढ़ में आकर प्रधानमंत्री सभा कर रहे हैं, तो निसंदेह एक बड़ा मैसेज राजस्थान की और कहीं ना कहीं शंखनाद इसी शेखावाटी की भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे। मीना जी जी बीएल संतोष, बीजेपी के जो नेता तैयारी करने वाले हैं, बीजेपी प्रधानमंत्री की यात्राएं जब जब अलग अलग संभागों में हो रही है तो जिम्मेदारी अलग अलग लोगों द्वारा निभाई जाती है। जैसे बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल और राजेंद्र राठौड़ प्रमुख भूमिका में थे, यहाँ पर प्रमुख भूमिका में बीजेपी के कौन से बड़े नेता नजर आ रहे हैं प्रदेश के? देखिए, प्रदेश की अगर बात करें तो अरुण जी आए हैं खुद, जो अरुण जी बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता है, साथ ही प्रेम सिंह बाजोर है, साथ ही जो राजस्थान या कमल सिखवाल है जो स्थानीय स्तर पे नेता है, साथ ही आपको मैं बताता चलूं कि बीजेपी के शेखावाटी के जितने भी नेता हैं, चाहे छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े स्तर पे नेता हो, हालांकि सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के लोग देख रहे हैं या प्रदेश की जनता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ देख रही थी, वो इस रैली को लेकर अभी तक स्पीकर नहीं आई, उनका कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। सतीश पूनिया लगे हुए हैं, लगातार लगे हैं, खुद सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो आ चुके हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो लोगों से मिल चुके हैं और तमाम बैठकों का दौर चला है। पूर्व जो राज्य मंत्री रहे हैं, चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया, वो लगे हुए हैं, जाबर सिंह खर्रा जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, विधायक रहे श्रीमाधोपुर से, वो भी लगे हुए हैं। तो ऐसे में तमाम जो स्थानीय नेता है, ताकि जो राज्य स्तरीय नेता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे अभी तक इस पूरे दौरे से दूरी बनाए हुए हैं या उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुटों में बीजेपी भी गुटों में बटी हुई साफ दिखती है, चाहे वो स्पीकर की बात करें या फिर शेखावाटी की बात करें। ये गुट कितना इस रैली को नुकसान पहुंचेगा, ये भी बहुत बड़ी बात होगी देखने वाली कल। मीना जी जी, इसको लेकर किस तरह की चर्चाएं वहां पर हैं बीएल संतोष, कि वसुंधरा राजे और उनके समर्थक और उनकी टीम वहां पर सक्रिय नहीं है? सुमेधानंद सरस्वती वहां के जो सांसद हैं, वो सांसद है, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के प्रभारी सब मौजूद हैं, और अरुण सिंह जब आ जाते हैं तो वसुंधरा राजे लगभग आ जाती है, क्योंकि अरुण सिंह जी ने इस तरह का उनसे रिश्ता बनाया है। लेकिन अगर अरुण सिंह पहुंच गए हैं, वसुंधरा राजे नहीं पहुंची हैं, तो इसको भी समझने की जरूरत है। कल क्या वसुंधरा राजे वहां पर आएंगी? कौन कौन बड़े नेता आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये मीना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप मेरा नाम करेक्शन करें, संतोष नहीं बीएल सरोज नाम है, ऐसे आरोज है, सरोज सरोज बोलते हैं मुझे। सबसे बड़ी बात जी, मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि वसुंधरा राजे का अभी तक इस पूरे रैली को लेकर जो दूरी बनाए हुए हैं, हालांकि वो उनके आने की पूरी उम्मीद है। कल बीजेपी के तमाम प्रदेश स्तर के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरी कमांड, पूरे इस रैली को लेकर के तमाम जो व्यवस्था है, वो जो सांसद है उनके हाथ में है। सीपी जोशी खुद स्वयं देख रहे हैं, और सीपी जोशी के जो जितने भी नई टीम, जो भाजपा की नई टीम जो उभर के सामने आ रही है, वो पूरी टीम लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही आती है, क्योंकि लोगों की नजर आज भी, लोगों की उम्मीद आज भी, जो एक बड़ा चेहरा है वसुंधरा राजे राजस्थान का, उसी पे है। क्योंकि सीपी जोशी को शेखावाटी के लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ जिले से आते हैं, उनका पूरा एरिया वो रहा है। तो ऐसे में अगर किसी राजस्थान के शेखावाटी के किसी बड़े नेता को ये कमांड हाथ में दी जाती, जैसा कि सांसद महोदय आगे आ रहे हैं, लेकिन सांसद महोदय का भी विरोध उतना ही है जिले में जितना कि वसुंधरा राजे का बीजेपी में है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात होगी। मीना जी, आपको बता दूं कि अगर वसुंधरा जी कल आती हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जोधपुर में वसुंधरा जी को मौका नहीं मिला, अमित शाह की रैली बोलने का, उनको मंच पे बोलने नहीं दिया गया, बड़ा विवाद हुआ। तो कहीं ऐसा उनके साथ फिर ना हो, तो वसुंधरा राजे भी फूक के कदम रख रही है, और खुद वसुंधरा राजे के समर्थक है, वो खुद इंतजार कर रहे हैं कि मैडम उन्हें क्या ग्रीन सिग्नल देती है। उसके बाद हालांकि रैली को लेकर के काफी उत्साह निसंदेह कार्यकर्ताओं में, भाजपा कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए, लेकिन बड़े नेताओं में कितना उत्साह ये कल ही पता लगेगा। जी मीना जी। जी सीकर को इस पूरी यात्रा से, शेखावाटी को इस पूरी यात्रा से क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस पर हम आपसे बात करेंगे, वापस आएंगे। लेकिन पुष्पा गोस्वामी जी हमारे साथ हैं और राजीव जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पा जी, मैं आपके पास आती हूँ। पुष्पा जी, भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल को आपने देखा है और भी सरकारों के देखा है आपने, लेकिन भैरों सिंह शेखावत का शेखावाटी से नाता था, रिश्ता था। भैरों सिंह शेखावत के बाद कोई भी उतना बड़ा कद्दावर नेता शेखावाटी का
राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर पहचान, जिसकी पूरे राज्य में एक्सेप्टेबिलिटी हो, स्वीकार्यता हो, वैसी पहचान वाला नेता उभर कर नहीं आया। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा ने अध्यक्ष बनने के बाद काफी जल्दी अपनी पहचान बनाई है। अक्सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो वो उनकी छाया से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन डोटासरा उस छाया से बाहर भी अपना अस्तित्व बनाने में कामयाब हुए हैं, हो रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी की मुश्किल ये है कि शेखावाटी में उनका पिछले चुनाव में जो सीट समीकरण बिगड़ा था उसको कैसे सुधारें। तो क्या प्रधानमंत्री की यात्रा से बीजेपी सीकर और शेखावाटी इलाके में कुछ हासिल कर पाएगी? पुष्पा गोस्वामी। मीना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी वर्ष है, चुनाव आने वाले हैं, मई में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के। हम उम्मीद करते हैं कि मई से पहले भी मतलब कोई घोषणा हो सकती है, लेकिन चुनाव के समय में बड़ी बड़ी घोषणाएं सभी दल करते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और जहां तक प्रधानमंत्री के चेहरे का सवाल है, तो प्रधानमंत्री शायद मेरे ख्याल से इस योग्यता को रखते हैं कि वो हर जगह छा जाते हैं, जहां भी जाते हैं तो उनका कद कभी भी कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा ही है। और राजस्थान में वो बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो राजस्थान को पूरी अहमियत दे रहे हैं। बीकानेर का दौरा हो चाहे सीकर का दौरा हो, वो हर बार बड़ी घोषणाएं करते ही हैं। और जहां तक मुख्य चेहरे का सवाल है, तो अभी हम देख रहे हैं बड़े बड़े जो पोस्टर आ रहे हैं और जो विज्ञापन आ रहे हैं अखबारों में, उनमें मुख्यमंत्री का चेहरा होता है या प्रधानमंत्री का चेहरा होता है, बाकी किसी का चेहरा तो होता है तो बहुत मामूली सा होता है। और जहां तक सीकर की बात है, तो मीना जी, जहां मेरी जानकारी है जहां तक, तो वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं और घोषणाएं जो है वो लागू भी होंगी ऐसी उम्मीद है। क्योंकि खाली घोषणाएं करके अगर उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो वो कुछ कर पाए या नहीं कर पाए ये अलग बात है। अगर उनका कार्यकाल चलता रहेगा तो वो जरूर इनको लागू करेंगे। अभी सीकर में जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार 1.25 लाख किसान समृद्धि केंद्र देश को समर्पित करेंगे वो। इसके अलावा यूरिया गोल्ड सल्फर कोटेड यूरिया की लॉन्चिंग भी करेंगे। इसके अलावा पीएम किसान योजना की 14वीं किश्त भी जारी करेंगे और लगभग 1500 फार्मर्स को वो लाभान्वित करेंगे डिजिटल कॉमर्स के लिए। 5 नए मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन करेंगे और 7 नए मेडिकल कॉलेजों के आधारशिला रखेंगे। जोधपुर के टिवरी में 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की और इनके भी इनॉग्रेशन करेंगे। तो घोषणाएं करना और उनको लागू करना 2 अलग अलग चीजें नहीं। अगर घोषणाएं करेंगे तो वो लागू भी होंगी ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन सवाल ये है कि घोषणाएं हर दल कर रहा है, कांग्रेस की घोषणाएं भी कम नहीं हो रही हैं। अभी जो 4 साल तक शून्यता व्याप्त थी, उसके अलावा अब जो 6 महीने में मतलब जागरण हुआ है वो एक अलग ही जागरण हो रहा है। उसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। तो ये तो चुनाव का माहौल है, इसी ये तो स्वाभाविक है। हर दल चाहता है कि उसका वर्चस्व बढ़े। तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कोई भी हो, उसकी घोषणाएं तो सभी की मतलब लगातार हो रही हैं और इसी समय हो रही है। ये हमको ध्यान में रखने की बात है कि मतलब पूरे जो समय है वो निकल गया, उसके बाद में अब घोषणाएं हो रही हैं, तब चुनाव बिल्कुल निकट है। तो जनता भी ये बात समझती है और इन घोषणाओं को पूरी करने में मेरे ख्याल से सारे दल ताकत लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, राजीव जैन साहब, ताकत तो इस वक्त लगाना शुरू कर चुके हैं दोनों राजनीतिक दल और इसी का हिस्सा है प्रधानमंत्री की यात्रा। लेकिन जो सीट है शेखावाटी की, कितनी सीट पर कल की यात्रा से, कल की रैली से, कल की घोषणाओं से, कल के पूरे प्रधानमंत्री के संदेश से कितनी सीट पर असर शेखावाटी में आप देख पा रहे हैं? देखिए मीना जी, ये जो आपका सवाल है उसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा। उससे पहले सुरेश जी को
ये जानकारी नहीं थी जो भाजपा प्रवक्ता है कि प्रधानमंत्री क्या क्या चीजें वहाँ करेंगे। वैसे पुष्पा जी ने बता दिया। जब सुरेश जी बोल रहे थे तब मैं हाथ भी खड़ा कर रहा था कि मेरे पास पूरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री वहाँ 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर। 7 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखेंगे, 12 बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक, और 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इसी के साथ पुष्पा जी ने जैसे बताया, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का लॉन्च करेंगे। ये पूरे देश भर में 1.25 लाख केंद्र बनेंगे। ये किसानों की उन्नति के लिए हो, उनको यूरिया और उर्वरक जो उपलब्ध होता है, ये किसानों से जुड़ी और खेती से जुड़ी हुई सारी जानकारियां एक केंद्र पे मिल जाए। ये पूरे देश में 1.25 लाख का कल लॉन्चिंग वहाँ होगी। इसी के साथ यूरिया गोल्ड के नाम से भी एक नई स्कीम लॉन्च की जाएगी, प्रधानमंत्री सीकर में करेंगे। बाकी जानकारी तो पुष्पा जी ने दे ही दी। तो सुरेश जी को तो जानकारी करके आना चाहिए था कि ये उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्या क्या सौगातें हैं, क्या क्या देश भर के लिए, किसानों के लिए क्या क्या चीजें होंगी। निश्चित रूप से किसान प्रधानमंत्री जो किसान समृद्धि केंद्र का वो करेंगे लॉन्चिंग, वो बड़ी एक महत्वपूर्ण है, किसानों के लिए बहुत खासियत रखती है, क्योंकि उससे किसान खेती, बीज, उपकरण, जो भी चीज़ों के मिट्टी या जो सोइल का परीक्षण होता है, वो सब एक सेंटर पे किसानों को उपलब्ध होगा। क्योंकि सीकर और जो पूरा शेखावाटी बेल्ट है, वो एक खेती से जुड़ा हुआ इलाका है। वहाँ ज़्यादातर निर्भरता खेती पर भी है लोगों की, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें एक लाभकारी होगी। और मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन और आधारशिलाएं रखना, ये भी प्रदेश के हित की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक आपने राजनीतिक सवाल पूछा, तो इसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू जिलों की सीटें काफी प्रभावित होगी। प्रधानमंत्री आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं वो, तो निश्चित रूप से उसका कुछ असर तो होता ही है। प्रधानमंत्री की सभा है, जैसे बीजेपी दावा भी कर रही है, और अभी सीकर से पत्रकार सरोज जी भी बता रहे थे कि काफी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जो जिस तरीके की तैयारी है। मानता हूँ 3 जिलों की 25 से 30 सीटों पर इसका असर जरूर पड़ेगा। जहाँ तक सीकर है, जो वर्तमान स्थिति है, वहाँ सारी सीटें कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास नहीं है। तो वहाँ बीजेपी यदि कुछ सीटें वहाँ ले भी लेती है, तो कांग्रेस को तो झटका लगना ही है। तो ये भी एक फायदे वाली बात है। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने भी काफी तैयारी की है। और जहाँ तक वो वसुंधरा जी वाली चीज जो कह रहे थे, वो जो माहौल चल रहा है बीजेपी के अंदर, जो सारी सभाएं प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष या गृह मंत्री की राजस्थान में हो रही है, तो पूरे संगठन स्तर पर उसकी तैयारी की जा रही है। संगठन ही उन सब चीजों को देख रहा है। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पदाधिकारी भी हैं। सीकर में मुझे जानकारी है कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और जो प्रदेश उपाध्यक्ष इनके CR चौधरी, वो वहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जो पड़ोसी जिले चूरू से आते हैं, राजेंद्र राठौड़, वो भी वहाँ काफी देख रेख कर रहे हैं, सभा को सफल करें और बड़ी तादाद में आए। तो ये निश्चित है कि सभा तो प्रधानमंत्री की है, तो वो सफल होनी है। अब उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप जी जैसा भी कुछ बता रहे थे, तो वो एक उनका नजरिया हो सकता है कि कैसी सभा हो। वो भाजपा की भी रैली है, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आएंगी या नहीं आएंगी, निश्चित रूप से महिलाएं भी आएंगी, क्योंकि जो मेरी जानकारी के हिसाब से महिलाओं ने भी वहाँ काफी तैयारी की है। घर घर जो पीले चावल भी बांटे हैं, महिलाओं को आने का आह्वान किया, उनकी व्यवस्थाएं भी खूब बड़े स्तर पर की गई हैं। तो निश्चित रूप से सभा तो सफल होनी ही है। प्रधानमंत्री के राजस्थान को सौगातें भी इस रूप में, जो मैंने बताया, जो मेरी जानकारी के हिसाब से जो वहाँ योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, मेडिकल कॉलेज, एकलव्य जो आवासीय विद्यालय बनेंगे, वो आदिवासी क्षेत्रों में बनेंगे। उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहाँ 6 आदिवासी एकलव्य विद्यालयों की स्थापना होगी। तो ये भी एक हमारे प्रदेश के लिए बड़ी चीज है कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार हो। वहाँ बच्चों के पास या वहाँ की जनता के पास इतना पैसा नहीं होता कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो उनको आवासीय सुविधा भी मिलेगी। ये सब चीजें एक अच्छी चीज है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये प्रधानमंत्री की सभा शेखावाटी इलाके में निश्चित रूप से अपना असर छोड़ेगी। तो इसमें कांग्रेस को अपनी क्या तैयारी करनी है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाएगी प्रधानमंत्री की सभा के बाद क्या असर रहा। ये निश्चित है कि एक बड़ी सभा तो होनी है। जी, सुरेश गर्ग जी, सभा को सफल बनाने के लिए तो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ताकत लगाई है
और ताकत लगाकर यहाँ पर प्रदर्शन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सामने अपनी शक्ति का भी, अपनी दावेदारी का भी, क्योंकि अब टिकटों का वितरण होगा। लेकिन पिछले 4.5 साल में आपने यानी कि बीजेपी ने क्या ये चिंतन किया कि आखिर पिछले चुनाव में बीजेपी का पूरी तरह सफाया क्यों हो गया शेखावाटी से, और शेखावाटी की जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री जो घोषणाएं करेंगे, जो विद्यालय विश्वविद्यालयों का जो ऐलान होगा, उनकी जो स्थापना होगी, उसके अलावा सीकर और शेखावाटी में बीजेपी ऐसा क्या करे कि अपना जो पूरी तरह पिछले चुनाव में सफाया हुआ उस पे अब कम बैक करे? आपने कुछ इस पर, पार्टी ने कुछ एक्सरसाइज की है जिससे कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर कोई राजनीतिक संदेश दे पाए और आप मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में नजर आए? निश्चित रूप से मीना जी, पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन हम उसके ऊपर मंथन करेंगे। विचारणीय बिंदु है, कल आ रहे हैं मोदी जी, इसके बाद में जनता का हमारे पास समर्थन रहेगा। और हमने 2013 में तो लाए थे सीटें, लेकिन 2018 के अंदर हम सफलता नहीं हुई है। लेकिन निश्चित रूप से आप मानिए कि सीकर बेल्ट के अंदर जो 30 विधानसभा है उसमें से हम 3/4 सीट जरूर जीत के आएंगे 2023 के इलेक्शन के अंदर। जिस तरह से मोदी जी के प्रति लोगों की उत्साह है कि मोदी जी आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए जो सीकर के अंदर उत्साह आ रहा है, जिस तरह से पीले चावल बांटे जा रहे हैं, घर घर जो समर्थन हमको मिल रहा है, उससे एक तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और हम सीकर के अंदर बहुत ही अधिक सीटों से जीत के आएंगे। अब मैं प्रदीप चतुर्वेदी जी की 2-3 बातों के लिए कहना चाहता हूँ। प्रदीप चतुर्वेदी जी नहीं, आप मेरा सवाल समझिए। तो प्रदीप जी ने ये बोला कि साहब वो जो विभाग के मंत्री, अरे भाई प्रदीप जी, विभाग के मंत्री दौसा के अंदर भी आए थे नितिन गडकरी जी, बीकानेर के अंदर भी आए थे नितिन गडकरी जी, और जब नाथद्वारा के अंदर रेलवे लाइन का इनका लोकार्पण था तब वो अश्विनी वैष्णव जी आए थे। तो मंत्री जी तो निश्चित रूप से आते हैं। आप इसको क्यों मतलब इस तरह से कह रहे हैं? साहब मंत्री जी तो आते नहीं, मंत्री जी भी आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी आते हैं। और जहां तक शिलान्यास की बात है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अगर मैंने शिलान्यास किया तो लोकार्पण भी करूंगा। ये पहली सरकार है जो शिलान्यास और लोकार्पण वही सरकार कर रही है। नहीं तो अब तक 2 साल के पहले 2014 से पहले क्या होता था, केवल शिलान्यास होता था, लोकार्पण का पता ही नहीं कि कितने सालों में जाके लोकार्पण होता। आज हमारे पास टाइम शेड्यूल है, टाइम पंक्चुअलिटी है, उसके हिसाब से हम लोकार्पण और शिलान्यास दोनों एक ही कार्यकाल के अंदर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इसको जनता मान भी रही है, जनता इसको महसूस कर रही है और उससे मोदी जी के प्रति समर्थन बढ़ रहा है। और हम सुरेश गर्ग जी, आप मेरा सवाल ठीक से समझे नहीं। मैंने 2018 या 2013 की बात नहीं की थी। मैंने ये कहा कि 18 में जब आप हार गए विधानसभा में, लोकसभा में तो आपकी सरकार थी, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त भी थे, लेकिन 2018 में शेखावाटी में आपको बुरी तरह पछाड़ मिली थी। मेरा सवाल, जनता दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या बीजेपी ने आत्ममंथन किया कि हमें इतनी बड़ी शिकस्त क्यों मिली और हमें इस बार उसे विजय में कैसे तब्दील करना है? निश्चित रूप से आत्ममंथन किया। 2019 के जब चुनाव हुए तो हमने वापस लोकसभा की सीट जीत के आए हैं। तो आत्ममंथन, और जब हमने हमारी जो गलतियां उसको सुधारा तो 2019 के अंदर हम लोकसभा का उस क्षेत्र का चुनाव जीत के आए। तो मीना जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी गलतियों को ठीक करती है, आत्ममंथन करती है। हमेशा गलती जो है उसको सुधारने की हम कोशिश करते हैं और हम आत्मचिंतन करके, आत्ममंथन करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। कहाँ हमारी गलती है उस गलती को सुधार करें और आगे बढ़ते चले जाएं। तो आज हमारे पास में आप देखिए, हर बूथ पे हमारा बूथ मैनेजमेंट देखिए, आज 55,000 बूथ राजस्थान के अंदर है, उसमें से 54,000 पे हमारे बूथ अध्यक्ष अपॉइंट हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। आज हर जिले के अंदर, हर मंडल के अंदर हमारा अध्यक्ष घोषित हो चुका है। तो हर तरह का बूथ मैनेजमेंट, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सब काम कर रहे हैं। तो जो हमारी पिछले 2018 की असफलता है उसको निश्चित रूप से 2023 के अंदर उसको सफलता के अंदर तब्दील करेंगे। और 2019 के चुनाव लोकसभा के थे, उसके अंदर आपने परिणाम देखा ही है, हमारे पक्ष का है। ये तो आप करेंगे, आप सफलता तो हासिल करेंगे। आपने रणनीति बनाई, आपने तैयारी की है, आपने आत्ममंथन भी किया है। लेकिन दर्शक, जनता, शेखावाटी के लोग, सीकर के लोग ये समझना चाहते हैं कि दरअसल 2018 में बीजेपी का सफाया जो हुआ था, अब बीजेपी
अब 2023 में उस पर उस कमबैक को कैसे स्थापित करेगी? प्रधानमंत्री की यात्रा महज क्या काफी होती है? बीएल सरोज, मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आपके पास आऊंगी। बीएल सरोज, आप ग्राउंड पे जो हालात देख रहे हैं, एक तो गुटबाजी है जो वसुंधरा राजे की स्तर की है, और एक गुटबाजी कांग्रेस बीजेपी इस वक्त जहां पर आपको नजर आ रही है, हर विधानसभा में बीजेपी की हार के बाद अब जीत की तरफ बढ़ने की क्या आपको बीजेपी की तरफ से प्रयास नजर आते हैं? वो प्रयास किस तरह के हैं? शेखावाटी में बीजेपी क्या काम कर रही है कि 2018 में जो हार हुई उसके बाद अब उन्हें इस बार 2023 में, क्योंकि अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि हम 85 को दोहराएंगे, तो शेखावाटी में जो कि बीजेपी की अच्छी स्थिति रही है वहां पर, आज शेखावाटी में बीजेपी वापस अच्छी स्थिति में कैसे आएगी? इसके लिए बीजेपी क्या कर रही है बीएल सरोज? देखिए मीना जी सबसे बड़ी बात तो आपको मैं बता दूं कि 2023 की बात आप करते हैं 2018 की तुलना में, तो बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है। 8 की 8 सीटें कांग्रेस के पास है, 7 सीटें कांग्रेस के सीट महादेव सिंह खंडेरा जी थे जो कांग्रेस में शामिल हो गए और आज राज्य किसान आयोग के मंत्री हैं। तो ऐसे में 2023 के चुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये भी इस बात से भी संतोष कर सकती है कि 1 या 2 सीटें भी अगर आती है बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री सेवा हुई तो हम यहाँ से इतनी सीट जीत पाए, 2 जीत पाए, 3 जीत पाए, 4 जीत पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर एक पत्रकार के नाते मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी के पास भी कोई दूसरा चेहरा नहीं है जिसके नाम पे वोट मांगे जा सके। प्रधानमंत्री पूरे देश में कर लें, फिर से हम विश्व की बात करें या राजस्थान की बात करें, प्रधानमंत्री के अलावा और कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको लेकर बीजेपी 2023 के चुनाव में जाए या राजस्थान की जनता से वोट मांगे, फिर वो चाहे शेखावाटी हो या फिर मारवाड़ हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र। और साथ ही साथ में आपको बता दूं कि शेखावाटी का मुद्दा इसलिए बहुत अहम रखता है कि शेखावाटी के किसान कहीं ना कहीं राजस्थान की सत्ता को प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं राजस्थान की आने वाली सत्ता सरकार को तय करते हैं शेखावाटी के किसान। और किसान किस कदर नाराज हैं बीजेपी सरकार से जानते हैं। उन किसानों को खुश करने का एक सबसे बड़ा मौका प्रधानमंत्री कल हो सकता है अपनाए, क्योंकि स्पीकर को बहुत उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से, किसानों को बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना है, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होना है। तो ऐसे में बहुत मायने रखता है कि कल प्रधानमंत्री क्या घोषणा करते हैं, क्या देके जाते हैं। और कहीं ना कहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज भी यहीं से हो जाएगा प्रचार का, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गहलोत सरकार ने जो योजनाएं धरती पर धरातल पे लेके आए हैं, राजस्थान की जनता को योजनाएं दी, उन योजनाओं का जवाब कल प्रधानमंत्री किस रूप में देंगे। कि केवल ये कहा जाए कि भ्रष्टाचार तो केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बीजेपी पूरी तरह सत्ता में आएगी मुझे नहीं लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय है। लेकिन अगर कुछ प्रधानमंत्री कुछ घोषणा करते हैं, प्रधानमंत्री कल कुछ बोलते हैं, किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं नहीं करते, इस पे भी सबकी नजर रहेगी। वसुंधरा राजे को कितनी तवज्जो मिलती है इस पे भी नजर रहेगी। और साथ ही साथ मंच पे कौन उनके साथ मंच शेयर करता है, किसे जगह मिलती है, किसे नहीं मिलती है। शेखावाटी के लोग सारे राजनीतिक विषय हो गए और किसानों से जो नाराजगी है, किसानों की जो नाराजगी है बीजेपी की प्रति, वो उसे कम करने की प्रधानमंत्री यहाँ पर कोशिश करेंगे। राजनीतिक रूप से बड़ी बंजर जो बड़ी उपजाऊ जो जमीन है शेखावाटी की, उस उपजाऊ जमीन में किसानों की बड़ी भूमिका है। ये बात शेखावाटी से समझ में आती है। शेखावाटी से ही बड़ी संख्या में देश की सेना में भी जो सैनिक से लेकर कमांडर तक लोग जाते हैं। लेकिन मेरा दर्शकों के लिहाज से, पूरे राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बीएल संतोष समझने की बात यह है कि जनता वहां की जो है वो क्या सोच रही है कि प्रधानमंत्री आए तो उन्हें क्या देकर जाए, क्या मिलना चाहिए उन्हें। देखिए मीना जी सबसे बड़ी बात है, जिस जगह प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जिनकी सभा मेडिकल कॉलेज के सामने रखी गई है, यूनिवर्सिटी के सामने रखी गई है, उससे ठीक पहले नवलगढ़ रोड का सीवरेज का पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, बरसों से चला आ रहा है। साथ ही साथ जो कुंभ नहर योजना लिफ्ट परियोजना है उसका बड़ा मुद्दा है। खाटू श्याम जी का बड़ा धार्मिक स्थल है, उसको रेलवे स्टेशन से जोड़ने का मुद्दा है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री कुछ घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अश्विनी वैष्णव ने रेल स्टेशन बनाने की बात कही थी, रेल लाइन बिछाने की बात कही थी, तो उससे भी बहुत बड़ा बजट घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री, कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। या धार्मिक स्थलों जो सालासर है, शेखावाटी में जीन माता है, खाटू श्याम जी है, उनको लेकर के कोई बड़ी योजना की घोषणा कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात अगर नजर है लोगों की, तो किसानों के लिए
क्या वो देते हैं, किसानों के लिए क्या कहते हैं। और जिस प्रकार से सतीश पूनिया जी को प्रदेश अध्यक्ष, मैं थोड़ा बैक में जाना चाहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, सीपी जोशी को लाया गया, तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी वो भी है किसानों की, जाट समुदाय की, क्योंकि किसान समुदाय में ज्यादातर जाट समुदाय अपने आप को मानते हैं कि हम किसान हैं, उनमें भी एक नाराजगी है। तो उसका क्या रिजल्ट या मतलब कहने का ये है कि सतीश पूनिया को किस तरह वो बात रखते हैं, किसानों किस तरह खुश करें। सबसे बड़ी बात है कि इस रैली को के चुनाव ये तय करेंगे राजस्थान में कि किसकी सरकार हो सकती है, या प्रधानमंत्री राजस्थान को क्या देके जाएंगे, या बीजेपी कितना सर्वाइव करेगी। लेकिन इतना तय है कि शेखावाटी की ये धरा या ये शहीदों की भूमि, या ये कहा जाए कि शेखावाटी की ये वीर धरा, ये तय कर देगी कि भाजपा को कितना लाभ होगा या कितना नुकसान होगा। और प्रधानमंत्री कल उस सभा के माध्यम से पूरी बीजेपी को एक मैसेज देके जाएंगे कि किस तरह 2023 का चुनाव लड़ना है, किस तरह साथ जाना है। जी, संदेश राजनीतिक देकर जाएंगे, घोषणाएं जमीन पर, कुछ उद्घाटन, ये सब जो है इनके बीच आपने कुछ स्थानीय मुद्दों का जिक्र किया, उन पर भी लोगों की उम्मीदें हैं कि जो पुराने लंबित विषय हैं, हर बार जरा सी बारिश में जिस तरह वहां पर गंगा बह जाती है, लोगों को बड़ा नुकसान होता है, खाटू श्याम बिल्कुल मेडिकल के मैं एक बार रोकूं मीना जी, मीना जी एक बात कहना चाहूँ, अभी हाल ही में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी कर रहे लड़के की पानी में डूबने से मौत हो गई थी, बड़ा बवंडर चला था, बड़ा प्रदर्शन हुआ था, उसमें सरकार ने घोषणा की थी, उस पर भी नजर रहेगी कि प्रधानमंत्री मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की सौगात देने आ रहे हैं। तो ऐसे में इस समस्या के लिए जो बड़ी समस्या है, जहाँ सबसे बड़ा शिक्षा का कोटा के बाद में सीकर सबसे बड़ा हब बनता जा रहा है, मीना जी आप खुद शेखावाटी से जुड़े हैं, आप जानते हैं। तो ऐसे में उन लड़कों को या उन पढ़ने वाले बाहर से आने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री क्या घोषणा करते हैं, इससे भी नजर तमाम शेखावाटी के जो इंस्टीट्यूट है वो भी नजर बनाए हुए हैं कि प्रधानमंत्री शिक्षा के लिए क्या बोलते हैं, किसानों के लिए क्या बोलते हैं। और साथ ही साथ पॉलिटिकल मैसेज कि बीजेपी को संगठित करने के लिए कि बार बार हर मंच पे बीजेपी फुटों में बढ़ती दिख रही है। आप देख लीजिए, किसी सभा को देख लीजिए, चाहे अमित शाह को देख लीजिए, राजनाथ जी की सभा को देख लीजिए, या फिर अन्य किसी बड़े नेता की सभा को देख लीजिए, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कितना लेके आएंगे, क्या कितना बीजेपी को संगठित कर पाएंगे, ये कल तय हो जाएगा। मीना जी जी जिन बातों का आपने जिक्र किया है और जिस मेडिकल एजुकेशन हब की आपने बात की है, कोटा के बाद शेखावाटी बहुत बड़ा जो एजुकेशनल हब बनने जा रहा है, देश में टीचर्स, नर्सिंग स्टाफ पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में शेखावाटी से जाते हैं, और खासकर झुंझुनू और सीकर जिले जो हैं दो यहाँ पर प्रमुख रूप से आते हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कांग्रेस जब देखती है कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री राजस्थान के शेखावाटी इलाके में, एक ऐसे इलाके में आते हैं जिसका बड़ा योगदान राजस्थान की राजनीति में हमेशा रहा है, आज भी आपकी सरकार के बनने में भी, वहां से जितनी बड़ी संख्या में वहां के लोगों ने आपको सीट दी, और आज आपके प्रदेश अध्यक्ष भी वहां से आते हैं, इससे पहले भी आपके प्रदेश अध्यक्ष वहां से बने हैं, यहाँ से कई केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार में बड़ी भूमिकाएं निभा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कि प्रधानमंत्री आए तो यहाँ पर ये काम करके जाएं शेखावाटी के लिए, 1 2 3 4, कुछ ऐसी आपकी लिस्ट है या कुछ आपकी ऐसी होमवर्क है, कुछ आप लोगों को सोचना है, कांग्रेस पार्टी का कुछ नजरिया है कि क्या प्रधानमंत्री को यहाँ आने पर करना चाहिए? मीना जी, जहां तक प्रधानमंत्री के राजस्थान में आने की बात है तो एक बात समझनी पड़ेगी कि जो उनके पहले दौरे हुए हैं उसमें आप देखें कि अगर वो आदिवासी क्षेत्रों में आए थे तो वहां पर आदिवासी क्षेत्रों में भी कांग्रेस को वरीयता मिली हुई है, वहां से अधिकतर जो विधायक हैं वो कांग्रेस में हैं। तो सवाल इस बात का है कि अगर वहां आए तो देवनारायण ट्रस्ट को जो एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात की, सारी बात बीजेपी के सोर्सेज से आई और तैयारी भी थी, लेकिन चूंकि अशोक गहलोत जी ने इस स्मारक की राष्ट्रीय मांग करने की बात उठा दी तो उन्होंने इस राजनीतिक विद्वेषता के चलते उस देवनारायण ट्रस्ट को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया, जबकि सूचनाएं थी और जिस तरह तैयारी थी। तो आप समझ सकती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक विद्वेषता से काम करते हैं और राजनीतिक श्रेय लेने की कोई बात अगर उनको लगता है कि उनको श्रेय नहीं मिलने वाला है तो नहीं करते हैं, उनमें उनकी प्राथमिकताएं नहीं है कि उन्हें क्या देना है क्या लेना है। सवाल इस बात का है कि वो चुनाव के समय देते हैं। और जहां तक आप देखिए राजस्थान में ईआरसीपी की बात करें तो वहां पर भी वो आए और ईआरसीपी का राष्ट्रीय परियोजना शामिल करने की बात जब उठाई गई, सब बातें तो उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि ईस्टर्न राजस्थान की सारी सीटें, लगभग सभी सीटें कांग्रेस के पास हैं, तो उनकी राजनीतिक विशेषता समझ में आती है। जहां तक आपने बात कही है
हम उनकी योजनाओं में हम समझते हैं कि वो अपनी राजनीतिक पार्टी को लिए घूमते हैं, वो राजनीतिक प्रायोरिटीज को लेकर ही घोषणाएं करते हैं। अब जहां तक शेखावाटी क्षेत्र की बात है, शेखावाटी जाटों की प्रधान जाट प्रमुखता लिए हुए क्षेत्र है, वहां किसान है और उन किसानों में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि वो घोषणाओं पर विश्वास नहीं करते, वो रिजल्ट पर, परिणाम पर विश्वास करते हैं। उन्हें जब तक कोई चीज नहीं मिलती है उस घोषणा को घोषणा नहीं मानते हैं। उनके जब तक उस घोषणा का क्रियाकलाप नहीं होता, उनको उसका फायदा नहीं मिलता, तब तक उस घोषणा को वो बिल्कुल नहीं मानते कि वो उनके लिए कोई लाभकारी योजना है। उनको जब कोई योजना मिलती है उसका इनाम भी राजनीतिक पार्टियों को है जब उनको एहसास हो जाता है कि उनको लाभ मिल गया है। और जिस तरह का वातावरण देश में मोदी सरकार जी ने किसानों के साथ किया, जिस तरह से 700 किसानों की आत्महत्याएं हुई, किसानों पर लाठीचार्ज हुए, बर्बर कांड हुए, चाहे राजस्थान हो, पूरे देश में किसानों के प्रति जो केंद्र सरकार का राज्यों का रवैया रहा, उससे किसान उद्वेलित है। और इसलिए शेखावाटी क्षेत्र में मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि किसान घोषणाओं पर नहीं, उसके प्रतिफल पर, उसके क्रियान्वयन पर वोट देता है। इसलिए कितनी घोषणाएं करें, अगर ये क्रियान्वयन चुनाव से पहले नहीं हुआ तो राजस्थान का शेखावाटी का किसान किसी भी हालत में राजनीतिक फायदा को पहुंचाने वाला नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से हम सबको समझनी होगी। जी, लेकिन हम सब यानी कि हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये समझना चाहते हैं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कि किसान, शेखावाटी के जाट, शेखावाटी के लोग, इनको चाहिए क्या, इनको क्या, इनकी जरूरत क्या है, शेखावाटी इलाके की जरूरत क्या है जो प्रधानमंत्री को पूरी करनी चाहिए। आप ये बताएं, थोड़ा स्पष्ट करें कि शेखावाटी की समस्याएं क्या है। आपकी सरकार है, आपके पास जितना काम हो रहा है उसमें भी आपको लगता है कि बजट की परेशानियां आती हैं, तो वो कौन कौन से काम है जो केंद्र सरकार को करने चाहिए यहाँ आकर? मीना जी, इस देश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उसके किसानों की उचित उपज का उनको मूल्य नहीं मिलता, उसका मार्केटिंग नेटवर्क नहीं है। आप देखिए कि अगर किसान पूरी दुनिया में आप किसी धंधे की बात करें तो धंधा पनपता है, तो उसके लोग पनपते हैं, उसके उद्योगपति पनपते हैं, उसके कर्मचारी पनपते हैं, वो उद्योग पनपता है। लेकिन किसानों के साथ दुर्भाग्य यह है कि जब भी उनकी फसल अच्छी होती है उनके दाम गिर जाते हैं। बड़े बड़े समूह मिलकर उनको उचित मूल्य नहीं देते हैं, उनको बार्गेनिंग करके उनकी फसलों को लेते हैं और अधिकता होने के कारण किसानों को अपनी फसलें बेचनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी समस्या किसान की यह है कि उसकी फसल का अगर बहुतायत फसल हो जाए तो उस फसल का उचित मूल्य उसको मिले, इसका प्रावधान अभी तक नहीं है। चाहे राज्य सरकार की बात भी करें तो किसान, इस देश का किसान अपनी फसल का उचित मूल्य चाहता है ताकि वो अपने परिवार को पाल सके, उसकी समृद्धि हो सके। और इस मामले में केंद्र सरकार किसानों को टूल बनाए हुए है। किसानों को, जहां तक मेरी समझ आती है, मैं समझता हूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में किसानों की एक लीडरशिप डेवलप हुई, उसके बाद कोई दल नहीं चाहता कि किसान नेतृत्व में आ गया है। और किसानों के प्रति सभी पार्टियां लगभग एकजुट होकर किसानों के साथ न्याय नहीं कर पा रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम किसानों को समृद्ध करना होगा, और किसान समृद्ध नहीं होगा तो किसान आने वाली राजनीति में। जी, कुछ तकनीकी परेशानी है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी। पुष्पा गोस्वामी जी, सीकर को क्या देकर जाएं प्रधानमंत्री? ये जो घोषणाएं हैं, ये जो जितनी योजनाएं हैं, ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक लंबी फहरिस्त आपने बताया, बहुत कुछ तैयारी के साथ आ रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक जरूरत, एक तो है कि प्रधानमंत्री उस इलाके के लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, उसके लिए वो बाकायदा तैयारी के साथ आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ग्राउंड पे पॉलिटिकल जो मैसेज है, संदेश है, राजनीतिक संदेश यहाँ से क्या देकर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या देकर जाना चाहिए? पुष्पा गोस्वामी जी, सीकर में बीजेपी की सीटें बहुत कम हैं या हैं नहीं, तो निश्चित रूप से वो इस क्षेत्र में आगे आना चाहेंगे और उसके लिए वो घोषणाएं भी कर रहे हैं। धरातल पर घोषणाएं पूरी होती हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जहां तक बीजेपी के नेतृत्व की बात है तो नेतृत्व जो है वो सीकर में या शेखावाटी इलाके में इतना सक्षम नहीं है, ये बात निश्चित है।
और इसका खामियाजा जो है वो इनकी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और जो अभी बात हुई, सरोजी ने जो कहा कि बीजेपी में बिल्कुल एक मत नहीं है सब, और सारा जहाँ तक वसुंधरा जी की भी बात कही कि उनको भी प्राथमिकता नहीं मिल रही है, तो ये सब पार्टी में चल रहा है। और जनता को अब ये समझना पड़ेगा कि जो पार्टी आपस में झगड़ा कर रही है या आपस में जिनमें सामंजस्य नहीं है, वो जनता का क्या भला कर पाएंगे। और जो किसानों की बात अभी प्रदीप चतुर्वेदी जी ने कही, तो इसमें राज्य सरकार भी पूरी भूमिका निभा सकती है। किसानों की समस्या कोई ऐसी नहीं है कि जिसको केवल केंद्र ही हल कर सकता है। जो बातें हमारे पक्ष में होती हैं हम उनको उजागर कर देते हैं, जो बातें हमारे पक्ष में नहीं होती हम उनको दबा जाते हैं। तो किसानों की दुर्दशा या महिलाओं की दुर्दशा अगर हो रही है तो वो किसी भी राज्य की असफलता ही कही जाएगी। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वहां तो ये हो रहा है तो उसको तो केंद्र हल करेगा और यहाँ जो हो रहा है उसको भी केंद्र हल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी समस्याएं हैं वो जनता की समस्याएं हैं, और जनता को चुनाव आने तक उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर जो नहीं देता है कोई तो वो उसका खामियाजा भी भुगतेगा। तो जनता को जो अपेक्षाएं हैं, सीकर आपने जैसा कहा कि वीर भूमि है, शेखावाटी के जो लोग हैं अधिकतर सेना में हैं, और सेना में जो आप देखिए कि रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो जवान वहां पर काम कर रहे हैं उनके परिवारों को उनकी हानि भुगतनी पड़ती है। आए दिन कोई ना कोई शव जो है वो शेखावाटी में आता है, तो उनकी जो वीरांगनाएं हैं उनको क्या मिल रहा है, और जो जवान वहाँ हमारी रक्षा कर रहे हैं सीमाओं की, उनको क्या मिल रहा है, ये भी एक अपेक्षा है। किसानों को जहाँ तक इतनी घोषणाएं होंगी तो काफी लाभ हो सकता है अगर ये धरातल पर उतर जाए। और शेखावाटी जो शिक्षा का हब बन रहा है उसके लिए भी काफी घोषणाएं हो रही हैं, और वो घोषणाएं कब लागू होती हैं या कैसे लागू होती हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अपेक्षाएं जनता की बहुत हैं, और उन अपेक्षाओं को पूरा करना राजनीतिक दलों का काम है, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और जो राजनीतिक दल उसमें असफल होते हैं तो वो अपना लीपापोती करके उसको सही नहीं कर सकते। जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना ही पड़ेगा, और अगर लीपापोती होती है तो जनता अब उसको भी समझ रही है, तो उसका जवाब जो आने वाले चुनाव है उसमें मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। एक स्थिति है होना चाहिए, और एक स्थिति है कि ये है वर्तमान हालात ये है कि भैरव सिंह शेखावत जिस शेखावाटी इलाके से आकर राज्य के कई बार मुख्यमंत्री बने और देश के उपराष्ट्रपति बने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेखावाटी के ही जाट बेटे को उपराष्ट्रपति भी बनाया हुआ है। आज शेखावाटी से ही आने वाले घनश्याम तिवारी आज राज्यसभा में उपसभापति के पैनल में भी है। तो राजनीतिक संदेश तो प्रधानमंत्री दे चुके हैं और घोषणाओं का कल वो यहाँ पर अंबार लगाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी एक स्थिति है, भैरव सिंह शेखावत, राजीव तिवारी जी एक लीडरशिप, एक बड़ा लीडर हमेशा एक दूसरी जो है वो पारी के लिए दूसरे नेताओं को भी तैयार करता है। शेखावाटी में आज कहीं ना कहीं नेतृत्व शून्यता है, बड़े नेता, बड़े दिग्गज, बड़े चेहरे उस तरह के नहीं हैं। उस खालीपन को भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या राजनीतिक सूझबूझ परिचय देंगे, क्या राजनीतिक संदेश देंगे जिससे कि शेखावाटी में आज जो नेतृत्व से जूझ रहा है बीजेपी जूझ रही है, और यही वजह है कि 2018 में जिस तरह के नतीजे आए उसको अब कैसे, किस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री सही करेंगे। राजीव जैन। देखिए मीना जी, प्रधानमंत्री जब रैली करेंगे, सभा करेंगे, तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ राजनीतिक संदेश देंगे और अपनी पार्टी के लोगों को भी कोई संदेश देंगे। और जहाँ तक आपने बात की कि शेखावाटी बेल्ट में नेतृत्व नया नहीं उभर रहा, तो अभी ये मेरा जो मानना है, जब पार्टी के इनके लोगों से बात होती है तो इस बार जो विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें ऐसे उम्मीदवार शायद पार्टी खड़ा करेगी जो नए होंगे, नया नेतृत्व होगा,
या किस तरीके के होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। और ये राजनीतिक दल का अपना विशेषाधिकार है कि वो किसको चुनाव लड़ाती है, किसको नहीं लेती। लेकिन जैसे आपने ही कहा कि उपराष्ट्रपति जाट बेल्ट है वो पूरा शेखावाटी, तो वो उपराष्ट्रपति जी उसी समुदाय के हैं। पिछले दिनों भाजपा ने वहाँ के एक बड़े नेता जो कांग्रेस में चले गए थे, पहले बीजेपी से केंद्रीय मंत्री थे, सुभाष महरिया, उनको बीजेपी में शामिल किया, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो सुभाष महरिया के आने से भाजपा में निश्चित रूप से कांग्रेस के, जो अभी प्रदीप जी बता रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनको कहीं ना कहीं खतरा लगता है। वो बीच में इस ग्रुप में भी सक्रिय हुए, सुभाष महरिया को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें की। सुभाष महरिया शायद बीजेपी हो सकता है सुभाष महरिया और को डोटासरा के सामने खड़ा करते। ये एक आने वाले समय की बात है, ये सिर्फ कयास है अपने, और जो एक पत्रकार के नाते हम लगा सकते हैं वो कयास है। लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता, पार्टी नए लोगों को भी आगे ला सकती है। जो 2018 में आ रही, 2019 में एकदम रिवर्स हो गया, सारी सीटों पे बीजेपी आगे रही थी। वहाँ जो वहाँ सांसद बने सुमेधानंद जी, तो वो बीजेपी सारी सीटों पे आगे रही थी। तो ये जो चुनाव है वो एक माहौल का भी होता है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और ये सब चीजें अपनी जगह हैं। तो चुनाव जो होता है, जब एक माहौल होता है, कोई एक छोटा सा भी मुद्दा तात्कालिक कारण किसी भी पार्टी की जीत हार के लिए अहम कारण बन जाता है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय, अब 2-3 महीने ही बचे हैं, तो माहौल तो राजनीतिक दल बनाने लग गए और मुद्दे भी अलग अलग तरीके के उठने लगे। अब मुद्दा क्या होगा, तात्कालिक मुद्दा क्या कारण बन जाए किसी भी पार्टी के लिए। योजनाएं तो केंद्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी भी अपनी गिनाएगी, तो राज्य सरकार की योजनाएं कांग्रेस गिनाएगी। तो जनता मीरा जी एक सवाल, दोनों योजनाओं को कितना तोलती है वो उसका निर्णय है, वो आने वाला समय ही बताएगा क्या होगा। लेकिन निश्चित रूप से जो भी अभी डिस्कशन में आ रही है चीजें, इसका नतीजा तो चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे कि क्या जनता ने किसको चुना। तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि भाजपा भी तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री या भाजपा का पूरी निगाह 2024 के लोकसभा चुनाव की है। तो उस नाते देखें तो उससे पहले जो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव है, तो उसमें भाजपा कहीं अपनी कमजोरी नहीं छोड़ेगी। वो एक एक चीज को पूरा फूक फूक के कदम रख रही है। जैसे अभी पार्टी में गुटबाजी की बात है, तो दोनों पार्टियों में गुटबाजी है राजस्थान में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी एक मंत्री को बर्खास्त भी करना पड़ा। दूसरी तरफ पायलट वर्सेज जो चल रहा है वो तो है ही, और बीजेपी में भी वसुंधरा वर्सेज जो संगठन की तनातनी है वो भी सबके सामने है। तो इन सब चीजों का ये दोनों पार्टियां अपनी जो गुटबाजी कितना चुनाव में थाम लेती हैं, वो ही फायदे में रहेंगी जो एक माहौल के हिसाब से। जी बीएल सरोज, आखिरी सवाल आपसे। शेखावाटी, आप आखिरी सवाल बीएल सरोज, शेखावाटी के बड़े बीजेपी के चेहरों की गिनती करें, 1 2 3 4 5, 1 नंबर से 5 नंबर तक बताइए प्लीज। सबसे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा मीना जी, आप मुद्दों की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री किन मुद्दों पे बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री तो क्या चाहते। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के बाद अगर आता है तो वो आता है सैनिकों का ओल्ड पेंशन का मुद्दा। ओपीएस का जो मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा है, वो भी शेखावाटी के किसान सैनिक जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में सैनिकों का विरोध प्रदर्शन है। तो ओल्ड नजर रहेगी ओल्ड पेंशन को लेकर के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं मेरा, ये भी एक बहुत बड़ा कल का मुद्दा रहेगा। और जैसा कि आपने पूछा 5 बड़े चेहरे सीकर जिले में, तो 5 बड़े चेहरे बता दूं कि कुछ सांसद महोदय हैं, सुमेधानंद सरस्वती महोदय पहले स्थान पे आ जाएंगे। उसके बाद में बड़े नेताओं में माने जाते हैं जहाबर सिंह खर्रा माने जाते हैं, विधायक श्रीमाधोपुर पहले रह चुके हैं, वो हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में वापस आए सुभाष महरिया रहेंगे बड़े चेहरे के रूप में। और साथ ही साथ एक नया चेहरा सीकर से जो उम्मीद लगाए, कमल सिखवाल जो सीपी जोशी के बहुत नजदीक माने जाते हैं, एक नया चेहरा सीकर के लिए हो सकता है। और दूसरी बात करें तो गोवर्धन वर्मा एसटी से आते हैं, धोद विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और फतेहपुर की बात कर लें या आप कहीं भी बात कर लें, और सबसे बड़ी बात है कि गोविंद डोटासरा कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा सीकर जिले में, महादेव सिंह खंडेला सबसे बड़ा चेहरा है। इन लोगों के सामने जैसे बंशीधर बाजिया को बीजेपी की बात कर रही थी मैं आपसे, बीजेपी, क्योंकि हम बीजेपी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर शेखावाटी आ रहे, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, और पूरी 1 घंटे की चर्चा के दौरान हमने बहुत सारे आयामों को समझा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शेखावाटी वो इलाका है जो बॉर्डर पर सबसे ज्यादा सैनिक इस देश को भेजता है। शेखावाटी वो इलाका है जहां देश के हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा नर्सिंग किसी एक जिले से भेजता है तो वो झुंझुनू है। शेखावाटी वो इलाका है जो एजुकेशन यानी कि शिक्षा में
सबसे ज्यादा टीचर्स अगर राजस्थान के किसी भी जिले में आप देखेंगे तो वो भी झुंझुनू और सीकर जिले के आते हैं। शिक्षा और मेडिकल और बॉर्डर तीनों देश की रीढ़ के जिसे कहें प्राइम महत्वपूर्ण विषय है। उन तीनों विषयों का जिस जमीन से गहरा रिश्ता है वहां पर नेतृत्व की शून्यता आज नजर आ रही है। आज बीजेपी के पास वहां पर बड़े चेहरे नहीं हैं और नेता एक दिन में तैयार नहीं होते, उसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान के शेखावाटी इलाके में ऐसा कोई चेहरा उभर कर नहीं आया जिससे कि उस इलाके में बीजेपी अपनी पहचान बताकर उस इलाके के लोगों को जोड़ सके। और यही वजह है कि 2018 में बीजेपी को बड़ी शिकस्त मिली थी। आज भी 2023 में उस शिकस्त को जीत में कैसे तब्दील करेगी, ये एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चुनौती से पार पाने की खुद कोशिश कर रहे हैं, कल आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की रैली में हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे 11 बजे। उसके बाद कल चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की घोषणाओं और उनके राजनीतिक संदेश के बारे में। आज मेरे साथ इतना है। नमस्कार।